गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज जो हमारा लेक्चर नंबर है 13 और इस 13 नंबर के लेक्चर में हम अभी तक जो भी 12 नंबर तक हमने पढ़ा है वो सब हम रिवाइज करने वाले हैं। क्या कुछ खास पढ़ा है हमने। सबसे पहले हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन यानी कि फर्स्ट पर्सन थे, इसमें सेकंड पर्सन थे और थर्ड पर्सन थे। अब फर्स्ट पर्सन में कौन कौन थे? फर्स्ट पर्सन में आपके थे आई, वी, यू। इसके अलावा और क्या क्या थे? देखिए फर्स्ट पर्सन में और क्या क्या थे? आई, वी, यू थे। फिर एक और सेकंड वाला यू था, दे थे। तो ये यू सेकंड पर्सन में था। अब थर्ड पर्सन में क्या क्या थे? थर्ड पर्सन में एक तो दे था, और क्या था? और आप देखिए इधर ये तीनों जो हैं ही, शी, इट, ये भी हम थर्ड पर्सन मानते हैं, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर हम इसको काउंट करते हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन कौन से हो गए? ही, शी, इट। और थर्ड पर्सन प्लूरल कौन सा हो गया? दे हो गया। इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि इनको किस तरह से हम आगे देख सकते हैं। प्रोनाउन की टेबल ली थी। टेबल के पहले आपने ये भी सीखा था कि दीज, दैट, दीज, दोज का यूज़ कहाँ किया जाता है। कोई भी एक चीज़ पास में है उसके लिए हम दिस का यूज़ करेंगे। कोई भी एक चीज़ दूर है तो उसके लिए हम दैट का यूज़ करेंगे। कोई भी एक से ज़्यादा चीज़ हमारे पास है तो हम दीज का यूज़ करेंगे। कोई भी एक से ज़्यादा चीज़ हमारे से दूर है तो हम दोज का यूज़ करेंगे, यानी कि दीज, दैट, दीज और दोज। दीज और दैट ये सिंगुलर में यूज़ होता है, दीज और दोज ये प्लूरल में यूज़ होता है। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे यह एक किताब है, दिस इज़ अ बुक। वह एक किताब है, दैट इज़ अ बुक। ये 5 किताबें हैं, दीज आर 5 बुक्स। वो 5 किताबें हैं, दोज आर 5 बुक्स। तो आपको ये देखना है कि दीज कहाँ पे यूज़ करेंगे, दैट कहाँ पे यूज़ करेंगे, दीज कहाँ पे यूज़ करेंगे और दोज कहाँ पे यूज़ करेंगे। ये पुराने जो लेक्चर थे उनमें पूरा डिटेल से आपको समझाया हुआ है। पुराने लेक्चर आप खोल के और डिटेल भी इसकी देख सकते हैं। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं। अगली आपकी टेबल पढ़ाई गई थी। अब टेबल में क्या है? टेबल आपको रिवाइज़ करनी है। कैसे रिवाइज़ करनी है ये आप इसको देखें। आई, मी, माई, माई सेल्फ, वी, अस, आवर, आवर सेल्व्स, यू, यूअर, यूअर सेल्फ, यूअर, यूअर सेल्व्स। यहाँ पे एस लगा दीजिएगा। आपकी वैसे बुक में शायद लगा हुआ है, यस बुक में लगा हुआ है। फिर ही, हेम, हिज, हिमसेल्फ, शी, हर, हरसेल्फ, इट, इट्स, इटसेल्फ। एक बार फिर से आप स्पीड में कैसे बोलेंगे? आई, मी, माई, माई सेल्फ, वी, अस, आवर सेल्व्स, यू, यूअर, यूअर सेल्फ, यूअर, यूअर सेल्व्स, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, शी, हर हरसेल्फ, इट, इट्स, इटसेल्फ, दे, देम, देयर, देमसेल्व्स। तो इसको बार बार प्रैक्टिस करनी है जब तक आपको परफेक्ट लर्न नहीं हो जाए। फिर ये लर्न करने के बाद आपको ये लर्न करना है नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, पजेसिव, रिफ्लेक्सिव, नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, पजेसिव, रिफ्लेक्सिव। इसको बार बार बोलने की प्रैक्टिस करनी है और ये भी आपके रिपीटेशन हो रहा है। इसको भी पूरा एक लेक्चर लिया था और इसमें और भी अच्छे से आपको क्लियर किया था। फिर ये आपका नॉलेज टेस्ट करने के लिए हमने 5 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको दिए थे, इनको भी आपको देखना है। इसके बाद हमने क्या सीखा था कि गो यानी जाना नहीं होता है, कम यानी आना नहीं होता है, सीट यानी बैठना नहीं होता है, ईट यानी खाना नहीं होता है, ड्रिंक यानी पीना नहीं होता है। तो इसके लिए गो मतलब होता है जाओ, कम आओ, सीट बैठो, ईट खाओ, ड्रिंक पियो, प्ले खेलो। तो इस तरह से पूरा डिटेल आपको पिछले लेक्चर्स में आपको पढ़ाया हुआ था। उसके बाद हमने ये सीखा था नानीने का नियम।
अब नानी ने का नियम क्या कह रहा था? नानी ने का नियम कह रहा था कि यदि किसी भी हिंदी वाक्य में, यदि यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, यदि किसी हिंदी वाक्य में किसी क्रिया के बीच में या क्रिया के बीच में नहीं, अंत में 3 शब्द आपको नोटिस करने हैं। वो 3 शब्द क्या है? ना, नी या ने। ये 3 शब्द में से कुछ भी आता है तो उसके लिए आपको इंग्लिश में टू लगाना है। टू का मतलब ही होता है ना, नी और ने। नानी ने में से कोई चीज़ आ रही है तो उसके लिए आपको इंग्लिश में टू लगाना है। इसके कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे, आप बुक में भी बार बार पढ़ सकते हैं, वीडियो को स्टॉप करके पुराने लेक्चर को देख सकते हैं। नहीं समझ में आए तो स्कूल के ये जो व्हाट्सएप नंबर हैं इस पे आप अपना ऑडियो भेज सकते हैं। इस नंबर को आप सेव करके अपना ऑडियो व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। ठीक है, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके सवालों का। उसके बाद हमने नानी ने का नियम सीखा था कि एक बार नानी ने आए तो एक बार टू लगाना है, 2 बार नानी ने आए तो 2 बार टू लगाना है, 10 बार नानी ने आए तो 10 बार टू लगाना है। यानी कि जितनी बार नानी ने आए उतनी बार आपको इंग्लिश में टू लगाना होता है। ये था आपका नानी ने का नियम। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने पढ़ा था गेट के नियम। अब गेट के कुल कितने नियम हैं? गेट के कुल 4 नियम है। वो 4 नियम कौन कौन से हैं? गेट के 2 नियम एक लेक्चर में हमने पढ़े थे और गेट के बाकी के 2 और नियम उसके अगले लेक्चर में हमने पढ़े थे। तो एक बार हम उसको रिपीट कर लेते हैं, गेट के क्या क्या नियम थे। गेट का पहला नियम क्या था वो देखिए आप। गेट का पहला नियम ये कह रहा था कि यदि किसी भी हिंदी वाक्य के बीच में कोई हो शब्द आता है तो उस वाक्य के अंग्रेजी अनुवाद में गेट लगाया जाता है। मैंने वर्ब्स आपको डिटेल में नहीं पढ़ाई, वर्ब्स आपको खुद ही लर्न करनी है, 5 वर्ब्स पर डे की लर्न करनी है। उसके बाद गेट के नियम आपको लर्न होने चाहिए। गेट का पहला नियम ये कह रहा था कि यदि किसी हिंदी वाक्य के बीच में कोई हो शब्द आता है तो उस वाक्य की अंग्रेजी बनाते टाइम उसमें गेट लगाया जाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल भी आपको दिए थे, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ वो एग्जाम्पल, क्या क्या एग्जाम्पल थे देखिए। यहाँ पे आपको गेट के नियम बहुत ही अच्छी तरह से समझने पड़ेंगे कि वो गेट के नियम क्या थे। यानी कि अगर जैसे ये सेंटेंस है, तुम कल कहाँ जाओगे, अब इसमें क्या हो रहा है, कोई भी हो शब्द नहीं आ रहा तो इसमें गेट नहीं लगेगा। तुम कहाँ जा रहे हो, इसमें हो शब्द आ तो रहा है लेकिन कहाँ आ रहा है, पीछे आ रहा है, तो इसके लिए भी गेट नहीं लगेगा। गेट का आना चाहिए सेंटेंस के, हिंदी सेंटेंस के बीच में आना चाहिए, तो ही हम क्या लगा हो शब्द आना चाहिए तो ही हम गेट लगा सकते हैं, अदरवाइज़ हम गेट नहीं लगा सकते। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल हमने लिया था, चाय ठंडी हो रही है, इसमें हो शब्द बीच में आ रहा है तो इसमें गेट लगाया जाएगा। तुम उदास क्यों हो रहे हो, इसमें हो 2 बार आ रहा है, एक तो बीच में और एक लास्ट में, लेकिन लास्ट वाले हो से हमें कोई मतलब नहीं है, जो बीच में हो आ रहा है उसी के लिए हम यहाँ पे इंग्लिश में गेट लगाएंगे। ओके, तो ये था गेट का पहला नियम विद एग्जाम्पल। फिर गेट का दूसरा नियम आपने पुराने लेक्चर में क्या पढ़ा है, स्पीड थोड़ी ज़्यादा इसलिए है कि पहले आपको समझा दिया है। गेट का दूसरा नियम ये कह रहा था कि अभी आप बोल रहे हो कि हो शब्द बीच में आता है तो हमें इंग्लिश में गेट लगाना है, लेकिन आपके माइंड में एक सवाल और होगा कि गेट को कहाँ और कैसे लगाना है। तो इसके लिए नियम नंबर 2 आपको याद रखना है, गेट को मेन वर्ब वी के स्थान पर और मेन वर्ब की फॉर्म के अनुसार लगाना है। V1, V2, V3, V4, V5 क्या होती है पहले आपको डिटेल में पढ़ा दिया है, पुराने लेक्चर्स आप देख सकते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल भी हमने लिए थे। हम रोज़ लेट हो जाते हैं, हम आज लेट हो गए, गेट का भी लिया, गोट का भी लिया, गोट का भी लिया, गेटिंग का भी लिया, टू गेट का एग्जाम्पल भी इसमें लिया है।
तो ये आपको, जैसे हम रोज़ लेट हो जाते हैं, वी गेट लेट डेली, हम आज लेट हो गए, वी गोट लेट टुडे, हम लेट हो चुके हैं, वी हैव गोट लेट, हम लेट हो रहे हैं, वी आर गेटिंग लेट, हमें तैयार होना है, वी हैव टू गेट रेडी। तो हम यहाँ पे गेट के नियम पढ़ रहे थे, कुल 4 नियम, इसमें से हमने 2 पढ़े। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। नियम नंबर 1 गेट का कहता है, यदि किसी हिंदी वाक्य के बीच में कोई हो शब्द आता है तो उसकी अंग्रेज़ी बनाते समय उसमें क्या लगाएंगे, गेट लगाएंगे। क्लियर। उसके बाद गेट का दूसरा नियम कि गेट को अंग्रेजी वाक्य में मेन वर्ब यानी वी के स्थान पे और वर्ड्स की फॉर्म के अनुसार लगाना है। ये हो गया आपका गेट का दूसरा नियम। ठीक है। फिर अगले एक लेक्चर इसी में पूरा किया था, आप डिटेल में पहले जाके देख सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था गेट का तीसरा नियम। अब गेट का तीसरा नियम और चौथा नियम लगभग मिलता जुलता है। गेट का तीसरा नियम क्या था, गेट गॉट गॉट गेटिंग एट टू गेट के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो उसकी थर्ड फॉर्म कर देनी है। अब आपको ध्यान रखनी है कि गेट गॉट गॉट गेटिंग एट टू गेट के बाद अगर कोई वर्ब आ जाती है तो उसकी थर्ड फॉर्म कर देनी है। ये था गेट का तीसरा नियम। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी है। हम रोज कंफ्यूज हो जाते हैं, वी गेट कंफ्यूज्ड डेली, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देनी है। वह आज पास हो गया, ही गॉट पास टुडे, ही गॉट पास्ड टुडे। तुम रिजेक्ट हो चुके हो, यू हैव गॉट रिजेक्टेड। हम बोर हो रहे हैं, वी आर गेटिंग बोर्ड। हमें सेलेक्ट होना है, वी हैव टू गेट सेलेक्टेड। यानी कि गेट के बाद कोई भी वर्ब आती है तो उसकी V3 करनी, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी। ये भी आपको डिटेल में पहले पढ़ाया हुआ है। अब चौथा नियम भी हमने पढ़ा है कि 2 ही चीज़ें होगी, या तो वर्ब होगी या वर्ब नहीं होगी। वर्ब होगी तो उसका थर्ड फॉर्म कर देना है, वर्ब नहीं होगी तो क्या करना, वर्ब नहीं होगी तो उसको वर्ब शब्द को ऐसा कैसा लिख देना है। ये जैसे गेट गॉट गॉट गेटिंग या टू गेट के बाद वर्ब है तो उसकी थर्ड फॉर्म लगानी, ये तीसरा नियम है। वर्ब नहीं है तो जैसा है वर्ड वैसा ही लिखना, ये चौथा नियम है। गेट का तीसरा चौथा नियम बहुत ही आसान है, आप उसे अच्छे से पढ़ चुके हैं और पिछली बार क्लास में भी आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ा दिया था। इसके एग्जाम्पल आप पढ़ लेना, इसमें पहले क्लास में पढ़ाया हुआ है। फिर आपको एक और पढ़ाया 2 क्रियाओं का नियम। अब ये 2 क्रियाओं का नियम क्या है कि किसी वाक्य में 2 क्रिया आती है, जो लास्ट में आती है उसी को वास्तविक या ओरिजिनल क्रिया मानते हैं, बाकी जो बची उसको ऑब्जेक्ट में पीछे की तरफ जमाते जाएंगे। जैसे कि मैं रोज़ क्रिकेट खेलता हूँ, एक ही मेन वर्ब है। मैं रोज़ क्रिकेट खेलने जाता हूँ, खेलने और जाता 2 वर्ब है। तो जो जाता जो है ये लास्ट में आई, ये असली है, इसी को मेन वर्ब की जगह रखेंगे और बाकी इसको ऑब्जेक्ट में जमाते जाएंगे। वह अंग्रेजी सीख रहा है तो ये इसमें एक ही मेन वर्ब है, तो इसमें एक है वही असली है। फिर दूसरा आपने एक और सीखा, मैं अंग्रेजी सीखने जा रहा हूँ तो इसमें 2 वर्ब है, सीखने और जा रहा, तो जो लास्ट में आई वो असली है, उसको मेन वर्ब की जगह लगानी है और बाकी उसको ऑब्जेक्ट में जमाते जाना है। I think you have cleared the whole confusion which is raised by that we have all discussed in the previous classes. Now what's the making in the next few lectures you have to go in the deep details and understand yourself. आपको खुद ही अच्छे से उसको अंडरस्टैंड करना है। ये 2 मेन वर्ब वाला नियम ये कहता है, यदि किसी हिंदी वाक्य के बीच में या वाक्य में 2 मेन वर्ब आती हैं तो वह मेन वर्ब जो हिंदी वाक्य में सबसे लास्ट में आई है वही आपकी असली मेन वर्ब होगी और उसी भी के स्थान पर रखेंगे और बाकी बची हुई मेन वर्ब को ऑब्जेक्ट में जमाते जाएंगे। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये नियम बहुत ही काम का है। अभी तक हम पढ़ चुके हैं प्रोनाउन की टेबल, उसके बाद नानी ने का नियम, फिर वर्ब के टाइप्स जो आपको डिटेल पहले पढ़ा दिए, पुराने लेक्चर्स आप देख सकते हैं। फिर हमने पढ़ा है कि 2 क्रियाओं का नियम क्या होता है, ये भी पढ़ा है, तो ये भी आपको अच्छे से करना है। और फिर हमने ये सीखा था सेंटेंस जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। सेंटेंस है वो टोटल 6 टाइप के होते हैं। सिंपल होता है, नेगेटिव होता है, इंटरोगेटिव होता है, इंटरोगेटिव नेगेटिव होता है, WH इंटरोगेटिव होता है, WH इंटरोगेटिव नेगेटिव, यानी कि इतने तरह के सेंटेंस होते हैं। जैसे एक एग्जांपल है,
मैं एक टीचर हूँ, ये सिंपल सेंटेंस, इसमें नॉट भी नहीं होता, प्रश्न भी नहीं पूछा जाता। नेगेटिव, मैं एक टीचर नहीं हूँ या मैं एक स्टूडेंट नहीं हूँ, तो ये नेगेटिव, इसमें नॉट तो है लेकिन प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। क्या मैं एक टीचर हूँ, ये इंटरोगेटिव है। क्या मैं एक स्टूडेंट नहीं हूँ, तो ये इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा नहीं भी आ रहा है। फिर WH इंटरोगेटिव, WH वाले प्रश्न, मैं एक टीचर क्यों हूँ या मैं एक स्टूडेंट क्यों हूँ, तो WH इंटरोगेटिव हो गया। और WH इंटरोगेटिव, मैं एक टीचर क्यों नहीं हूँ, तो यहाँ पे प्रश्न भी पूछा जा रहा है और नहीं भी यहाँ पे मौजूद है। तो आपको क्या करना है, आपको फ़िलहाल के लिए सेंटेंस के टाइप कितने होते हैं, गेट का नियम क्या होता है, स्टार्टिंग से अगर देखें प्रोनाउन के टाइप क्या होते हैं, उसके बाद प्रोनाउन की टेबल आपको लर्न होना चाहिए, नानीने का नियम, गेट के नियम और दो क्रियाओं का नियम और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। यहाँ तक आपका कोर्स कंप्लीट हुआ है। आने वाले लेक्चर्स में एक ये भी पढ़ा है आपका WH फैमिली, इसको भी आप लर्न करेंगे। 5, 4, 3, 1 और फिर 5, इस ब्लॉक में आप लेक्चर में जाके डिटेल्स में इसका देख सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर लेने वाले हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। वो 32 तक आपके लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद हम आने वाली क्लास में मिलेंगे। आने वाली क्लास में बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी और इसी के साथ नए नए मटेरियल के साथ आप सीखेंगे। जितनी मरतबा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी मरतबा आपकी अंग्रेज़ी ज़बान में निखार, अल्फाज की अदायगी में जमाल, लहज़े में दिलकशी आएगी। और ये तब मुमकिन है जब ज़ोर से जज्बे के साथ प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह इतना ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा, आप इंटरव्यूज़ अटेंड कर सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज सीख सकते हैं। बशर्ते कि आपको जो लेक्चर बताया जा रहा है उसको शब्दशः फॉलो करना है। जो चीज़ें छोटी छोटी बताई जा रही है उसको बहुत ही अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है। अब आने वाले लेक्चर्स में हम और बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।